हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइट लॉजिकल अप्रोच सीरीज़ फॉर जीएस प्रीलिम्स क्वेश्चंस, जो कि हमने पहले भी कुछ वीडियोस किए हैं। आज स्टार्ट करेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर, और जो टॉपिक है वो है डेकोरेटिव स्टेटमेंट्स। तो पहले थोड़ा डेकोरेटिव स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं। डेकोरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट जो लगते हैं कि सही है, करेक्ट है, लेकिन वो सही नहीं होते हैं। वो सिर्फ दिखावे के लिए बनाए जाते हैं ताकि कुछ बच्चे उसमें ट्रैप हो जाए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 2018 का। Which of the following is oblique are the aims of Digital India plan of the Government of India? जिन लोगों को ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, थोड़ा इंतज़ार करके आपके YouTube में जो क्वालिटी होता है वो बढ़ा के देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। ये बात कर रहा है एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया, और ये बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। तो इसलिए ये है डेकोरेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि इंडिया को भी वैसी इंटरनेट की कंपनी बनानी है जैसे चाइना ने बनाई है, राइट। और ये एम और ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। ज़्यादा ये क्या हो सकता है, कंपोनेंट हो सकता है किसी स्कीम का, एम नहीं हो सकता, इसलिए फर्स्ट गलत है। तो फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा, establish a policy framework to encourage overseas multinational corporations that collects big data to build their large data centers within our national geographical borders। ये भी क्या है, डेकोरेटिव स्टेटमेंट से। और ये किसी पॉलिसी का एम होना डिफिकल्ट है, ये ज़्यादा कंपोनेंट हो सकता है, इसलिए दो भी गलत है। तो बचा है ऑप्शन बी, तीन ओनली। अब थर्ड स्टेटमेंट देख लेते। कनेक्ट मेनी of our villages to internet and bring Wi-Fi to many of our schools, public places and major tourist centers। तो ये many of year बोल रहा है, ज़्यादा असर्टिव भी नहीं है, कुछ 100% की बात भी नहीं कर रहा है, राइट। कुछ फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट भी नहीं है, ये है ओपन एंडेड जनरल स्टेटमेंट, इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये एम और ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी प्लान का, और ये डिजिटल प्लान है, डिजिटल इंडिया प्लान, तो इसमें वाईफाई तो आएगा ही आएगा, तो इंटरनेट भी आ सकता है, इसलिए स्टेटमेंट थर्ड है। तो आपको समझ में आया होगा कि डेकोरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, 2019 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। विथ रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इस वर्ड को ध्यान से पढ़िए, फोर्स्ड लेबर विस्टी। तो पहला क्या बोल रहा है, इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, हो सकता है। इट वॉज टोटली एब्सेंट, 0% की बात कर रहा है, इन द मध्य प्रदेश एंड काटियार रीजन्स ऑफ गुप्ता, इसलिए गलत है। अगर एक भी कोई आदमी किसी आदमी को फोर्सफुली काम करने के लिए बोल रहा होगा उस टाइम में, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। इसलिए 100% श्योर वाले स्टेटमेंट जो असर्टिव होते हैं तो ज़्यादातर गलत होते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। तीसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं, फोर्स लेबरर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली एज। अब वर्ड को ध्यान से देख लीजिए, फोर्स लेबर है, किसी को फोर्स करके आप काम करने के लिए बोल रहे हैं और उसको वीकली वेज दे रहे हैं, तो वो फोर्स लेबर कहाँ होगा, लोगों को तो काम ही चाहिए, लोग खुद से जाएंगे, फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं है। अब डी की तरफ आते हैं, द एल्डेस्ट सन ऑफ अ लेबरर वॉज सेंट एज अ फोर्स लेबरर। अब ये क्या होता है, ये होता है डेकोरेटिव स्टेटमेंट। आपको लगता है कि ये हो सकता है एल्डेस्ट सन जो है तो वो घर का जाएगा फोर्स लेबर के लिए, अगर लॉजिकली इसको देखेंगे तो उन फैमिलीज का क्या जिसमें सिर्फ एक ही सन है, उन फैमिलीज का क्या जिनमें कोई सन ही नहीं है, सिर्फ डॉटर ही है, राइट। तो लॉजिकली ये कुछ हजम नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये डेकोरेटिव स्टेटमेंट है। अब आते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ, इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। ये सॉर्ट ऑफ टैक्स
जो वर्ड है वो उसको माइल्ड बना देता है कि टैक्स की तरह था, एक टैक्स की तरह था। ये बोल नहीं रहा है कि इट वॉज अ टैक्स। अगर इट वॉज अ टैक्स बोल रहा है तो ज्यादा असर्टिव हो जाता, लेकिन अ सॉर्ट ऑफ टैक्स बोल रहा है, इसलिए माइल्ड है, ओपन एंडेड जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए स्टेटमेंट ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 2014 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। Question number 14. Other than poaching, what are the possible reasons for the decline in population of Ganges river dolphins? Possible reasons बोल रहा है, वर्ड को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी वर्ड को ध्यान से पढ़ोगे तो आधा आंसर तो आपको मिल ही जाता है। पॉसिबल रीजंस बोल रहा है, पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस ऑन रिवर्स, हो सकता है क्योंकि ये रिवर डॉल्फिन का जो रूट होता है आने जाने का, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, इसलिए ये हो सकता है। दूसरा देखो, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन रिवर्स। अब इसको बोलते हैं डेकोरेटिव स्टेटमेंट। आपको लगेगा कि हाँ क्रोकोडाइल तो खा जाएंगी डॉल्फिन को, लेकिन एनवायरनमेंट का जो हमने फूड चेन देखा था उसमें एक रिलेशनशिप होता है, प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप। प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप में ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि डॉल्फिन ना ही क्रोकोडाइल को खाता है ना ही क्रोकोडाइल डॉल्फिन को खाता है। रेयर केस में खा भी सकता है, लेकिन रेगुलरली जो प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप है ये दोनों उसमें फूड चेन में नहीं आते हैं, इसलिए सेकंड गलत है। सेकंड गलत है, तो हमारे पास बचे 1, 3, 4 एंड अब एक ही बचा है 1, 3, 4। तो ये कभी कभी एलिमिनेशन टेक्निक यूपीएससी हिंट देती है। अगर आपको सही वाला स्टेटमेंट, जो गलत वाला स्टेटमेंट है या फिर सही वाला स्टेटमेंट है, वो अगर आपको पता चल गया तो आप आराम से आंसर के साथ पहुंच सकते हैं। तो आंसर इज सी। अब आगे वाले देखते हैं, गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली। ये बोल रहा है एक्सीडेंटली, कभी कभार फिशिंग नेट में ट्रैप तो हो सकते हैं, पॉसिबल रीजंस की बात कर रहा है। यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ रिवर्स। तो क्या बोल रहा है कि पॉसिबल रीजंस है, इसलिए ये भी हो सकता है। क्यों? एग्रीकल्चर फील्ड में जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वो पानी में मिलकर रिवर में आ सकते हैं और उससे उनको थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल रीजंस की बात कर रहा था, इसलिए 1, 3 एंड 4 सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 2012 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 31। How does the National Rural Livelihood Mission seek to improve livelihood options of rural poor? National Livelihood Mission. National Rural Livelihood Mission. First, by setting up large number of new manufacturing industries and agribusiness centers in rural areas. तो ये है डेकोरेटिव स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स रूरल एरियाज में बना के हम उनको लाइवलीहुड दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन ये देखने से पहले आपको लॉजिकली उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना चाहिए, उसकी फिजिबिलिटी देखनी चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेकोरेटिव स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं, बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही लग रहा है। क्या कर रहे हो? सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे स्किल्स, तो उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वैसे तो गवर्नमेंट कर ही रहा है। और उससे क्या बनेगा? लाइवलीहुड मिशन सक्सेसफुल भी हो सकता है और उनके पास लाइवलीहुड के ऑप्शन भी बढ़ जाएंगे, इसलिए सेकंड इज करेक्ट। सेकंड इज करेक्ट, यहाँ पे सेकंड नहीं है। फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग। फर्स्ट रॉन्ग पता चल गया तो आपके पास आंसर ही आ जाएगा, 2 ओनली। अब तीसरा पढ़ते हैं, बाय सपोर्टिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, डीजल पंप सेट्स एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स। देखोगे तो ये पॉजिटिव ओरिएंटेड है, वेलफेयरिस्टिक स्कीम है, सब ठीक है, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे लगानी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसका, इसकी फिजिबिलिटी और इसका इम्प्लीमेंटेशन, और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल बर्डन पे उसको
सॉरी डेट पे या फिर फाइनेंशियल कंडीशन पे गवर्नमेंट में क्या इफेक्ट होगा। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो ये भी क्या हो गया, डेकोरेटिव स्टेटमेंट, इसीलिए ये भी गलत है। और दूसरी बात एक और बताता हूँ, गवर्नमेंट की कौन सी भी स्कीम रहने दो, गवर्नमेंट का कोई भी प्लान रहने दो, फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स कभी नहीं होता है। इसका मतलब होता है ऑल फार्मर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल फार्मर्स। और जब भी गवर्नमेंट कोई भी स्कीम के बेनिफिट देता है तो वहाँ पे कंडीशंस होती है। ज़्यादातर क्या होता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को फ्री देगा। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्कीम्स में क्या होगा कि कास्ट सेंसस जो होता है वो सेंसस का कुछ क्राइटेरिया उसमें डाला होगा, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, या फिर कुछ दूसरे बीपीएल का एक क्राइटेरिया होता है। तो हर फार्मर को देना ये गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए डीपीएसपी को लीगली मैंडेटेड नहीं बनाया है, अदरवाइज सब लोग उसके पीछे ही जाते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जब चल रहा था तब उन्होंने सोचा था कि गवर्नमेंट के पास और इंडिया के पास इतने सारे रिसोर्सेज है ही नहीं कि गवर्नमेंट सबको फ्री चीज़ें दे सकता है, और इसका कॉस्ट टू फार्मर्स का मतलब होता है ऑल फार्मर्स, इसलिए ये गलत होता है। आप ये लॉजिक ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में देख सकते हो। इवन 2020 में एक क्वेश्चन था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में, वहां पे भी आप ये लॉजिक लगा सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। Despite having large reserves of coal, why does India import millions of tons of coal? First, it is the policy of India to save its own coal reserves for future and import it from other countries for the present. अब ये क्या लगता है, कभी कभी लोगों को सही भी लग सकता है, लेकिन ये है डेकोरेटिव स्टेटमेंट। क्यों कि अभी जो है तो वो सेव करना है, और फ्यूचर में जो फ्यूचर के लिए सेव करना है, और अभी क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। वैसे भी इंडिया बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया का जो ट्रेड है वो डेफिसिट में है, और ये लॉजिकली इकोनॉमिकली कॉस्ट बेनिफिट देखे इट इज़ नॉट एन फिजिबल ऑप्शन, राइट, इसलिए दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं, most of the power plants in India are coal based and they are not able to get sufficient supplies of coal from within the country। most of the बोल रहा है, ये माइल्ड है और ये लॉजिकली भी करेक्ट है कि उनके पास सफिशिएंट सप्लाई नहीं है, इसलिए कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वन, अगर आप वन को ही निकाल दोगे तो फिर भी आंसर मिल जाएगा 2 एंड 3। आपको पता है 2 तो सही है। तीसरा देखेंगे, स्टील कंपनीज नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल विच हैज टू बी इम्पोर्टेड, मतलब कोकिंग कोल को इंपोर्ट ही करना पड़ता है, इंडिया में ज़्यादा बनता ही नहीं है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगा। यहाँ पे आपको कुछ डाउट हो सकता है या सही हो या ना हो, लेकिन आपको पहला अगर आपने निकाल दिया तो आपको आंसर मिल जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96। Which of the following can be threats to the biodiversity of geographical area? बायोडाइवर्सिटी को क्या थ्रेट्स हो सकते हैं? पहला, ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज बिल्कुल हो सकता है। और ये बोल रहा है प्रमोशन ऑफ नॉन वेजिटेरियन, तो इसको बोलते हैं डेकोरेटिव स्टेटमेंट। वो क्या लॉजिक लगा रहा है, ज़्यादातर लोग सब्जियां खाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अब 4 को निकाल दीजिएगा, 1 2 3 एंड 2 3, आंसर इज ए 1 2 एंड 3, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज डेकोरेटिव स्टेटमेंट। तो जहां पे भी आपको लगेगा कि ये डेकोरेटिव स्टेटमेंट है, ये लग तो सही लग रहा है, अब पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सही लग रहा है, तो आपने कुछ सवाल उससे पूछना है, क्वेश्चंस उससे पूछने हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट को फिजिबल है, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में पॉजिटिव रहेगा, इसको इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज देखने के बाद अगर आपको लॉजिकली लग रहा है ये सही है तो ही उसके साथ जाओ, या फिर आपको डाउट लग रहा है कि ये लॉजिकली ठीक नहीं लग रहा है तो वो गलत ही होगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।